सुबह के 10 बजने वाले हैं और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा ये बड़ा खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। भूपेंद्र सारण को उदयपुर लाया गया है। बेंगलुरु से उदयपुर लेकर पुलिस पहुंची हुई है। भूपेंद्र सारण ने 2 महीने तक फरारी काटी। राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में फरारी काटी गई। कल बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भूपेंद्र सारण को गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को उदयपुर के बेकरिया में पेपर लीक का खुलासा हुआ और तब से इसका मास्टरमाइंड जो था वो फरार चल रहा था और बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी कर ली गई है। आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण से जुड़ा ये पूरा मामला है। इस मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जब भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी कर ली गई है। लगभग 2 महीने से ये लगातार फरारी काट रहा था। कई जगहों पर ये जाकर शरण ले रहा था और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंगलुरु से उदयपुर पुलिस लेकर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। बेंगलुरु से इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो बता दें, जयपुर में ये मास्टरमाइंड रहता था, लेकिन जैसे ही पेपर लीक को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ, वो तुरंत जयपुर छोड़कर फरार हो गया। जयपुर से भागकर वो दिल्ली जा पहुंचा था और इसके बाद बेंगलुरु से उदयपुर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी कर ली और फिलहाल पुलिस इसे लेकर उदयपुर पहुंची हुई है। अब इस मामले को लेकर कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। सहयोगी कपिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक बड़ी सफलता पुलिस को, अभी कहां पर है मुख्य आरोपी और क्या पूछताछ शुरू कर दी गई है उससे? देखिए, इस समय भूपेंद्र सारण जो है वो हाथीपोल थाने में पुलिस कस्टडी में रखा गया है और अभी फिलहाल पूछताछ का दौर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सारण के डॉक्यूमेंट, गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट तैयार करते हुए कोर्ट में उसे पेश किया जाए। माना जा रहा है कि दोपहर तक भूपेंद्र सारण की कोर्ट में पेशी होगी और उदयपुर पुलिस भूपेंद्र सारण का रिमांड मांग सकती है और रिमांड अवधि पर लेने के बाद में उससे इंट्रोगेशन शुरू होगा। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी इंट्रोगेट करेंगे, तो ऐसे में ये इंट्रोगेशन बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भूपेंद्र सारण जो है इस पेपर लीक प्रकरण की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। और सिर्फ ये जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का ही पेपर लीक नहीं, उसके पहले के भी जो पेपर लीक हुए हैं उसमें भूपेंद्र सारण का जो नाम है वो हमेशा से प्रमुखता से सामने आया कि वो ऐसे पेपर लीक में हमेशा सक्रिय रहता है और पेपर लीक का एक बड़ा कारण जो है भूपेंद्र सारण बनता है। इस बार भूपेंद्र सारण पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसे में जब रिमांड पर कोर्ट द्वारा मिल जाएगा तो उसके बाद में शुरू होगा पूछताछ का सिलसिला और पुलिस द्वारा एक पूरे सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। उन सवालों के जवाब पुलिस भूपेंद्र सारण से तलाशने की कोशिश करेगी। बिल्कुल कपिल, पूछताछ बेहद अहम हो जाता है और एक लंबी फहरिस्त तैयार की गई है सवालों की, जिसे लेकर और भी लोगों के बारे में भी जांच की जाएगी और कौन कौन लोग इस पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 महीने से लगातार फरारी काट रहा था ये। कपिल, क्या जानकारी मिल पा रही है, कहां तक इसने फरारी काटी, कहां पर शरण ली, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे? देखिए, सबसे जो अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सबसे ज्यादा दिन भूपेंद्र सारण ने अहमदाबाद में बिताए हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, भले ही वो राजस्थान में मोस्ट वांटेड था, 1 लाख रुपए का इनामी आरोपी था, उसके बावजूद उसका लगातार राजस्थान में मूवमेंट बना रहा और पुलिस की और दूसरी जो जांच एजेंसियां हैं उसको इसकी भनक तक नहीं लगी। हालांकि लगातार कोशिशें जारी थी, जब उसका सुराग मिलता तो दबिश दी जाती, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा था। फिलहाल जैसे ही जानकारी मिली कि अहमदाबाद से हवाई मार्ग के माध्यम से जो है वो देखिए, हम कोशिश करेंगे उदयपुर के एसपी जो है वो यहाँ पर आए और एक पहला रिएक्शन लेने की इस पूरे प्रकरण में हम कोशिश करेंगे, क्योंकि उदयपुर में जैसे ही पुलिस लेकर पहुंची है उसके बाद में अभी तक कोई ऑफिशियल रिएक्शन जो है वो पुलिस का सामने नहीं आ पाया। तो उदयपुर के एसपी विकास शर्मा जो है वो इस समय यहाँ पर पहुंचे और एक छोटा सा रिएक्शन लेने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि भूपेंद्र सारण गिरफ्तार हुआ है तो सर, भूपेंद्र सारण, एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी, गिरफ्तार कर लिया है, आगे किस तरह
क्या है उससे तफ्तीश होगी, रिमांड पे लेके उससे बातचीत की जाएगी और पता किया जाएगा। सर कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, किस तरह के महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं वो पुलिस के सामने? अभी एक वीसी में हमें बाद में। चलिए देखिए, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन क्योंकि एक महत्वपूर्ण काम के चलते एसपी जो एक वीसी के जरिए जुड़ने वाले हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में इंट्रोगेशन शुरू किया जाएगा। इस बात की पुष्टि उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने होनी है। बहुत अहम हो जाता है ये, कितने दिन के लिए रिमांड मांगी जाती है पुलिस की ओर से, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कई बार पुलिस उस मौके पर पहुंची, उस जगह पर पहुंची जहां से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी पुलिस को कि वहां पर कुछ लोग हैं, भूपेंद्र सारण भी वहां पर है, लेकिन बार बार पुलिस नाकाम हो रही थी। इस बार बेंगलुरु से गिरफ्तारी हो गई, ये सफलता कैसे मिली पुलिस को, इसे लेकर जानकारी मिल पाई है क्या? बिल्कुल, देखिए एक भूपेंद्र सारण का जो एक रिलेटिव है वो पुलिस की गिरफ्त में आया था। एक जानकारी मिली थी कि कुरियर आने वाला, उस कुरियर को जिसने रिसीव किया था वो भूपेंद्र सारण का रिलेटिव बताया जा रहा था। जब उसे डिटेन कर उससे पूछताछ शुरू की गई तो ये जानकारी मिली कि भूपेंद्र सारण बहुत जल्दी बेंगलोर आने वाला है। जैसे ही ये जानकारी मिली, क्योंकि ये जानकारी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जोधपुर ग्रामीण के जो पुलिस अधिकारी है उन्हें मिली थी, उसके साथ में एटीएस को सूचना दी गई, उदयपुर पुलिस को उसमें शामिल किया गया और सभी ने संयुक्त रूप से बेंगलोर में कैंप करना शुरू कर दिया। इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई थी कि कल भूपेंद्र सारण अहमदाबाद से हवाई मार्ग से बेंगलोर पहुंचने वाला है। अब देखिए, प्लानिंग पूरी तरह से तैयार थी और उसे अहमदाबाद से भी डिटेन किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने इस बात का इंतजार किया कि वो एक बार फ्लाइट में बोर्ड हो जाए, फ्लाइट टेक ऑफ कर जाए, उसके बाद में जब वो एयरपोर्ट पर बेंगलोर पहुंचेगा तो उसे आसानी से पकड़ा जा सकेगा, क्योंकि सब तरह की सुरक्षा जांच करने के बाद में वो फ्लाइट के अंदर बोर्ड होगा। सीआईएसएफ का विशेष सहयोग मिला इसमें पुलिस को। सीआईएसएफ की जो टीम थी उन्हें पहले से सूचना दी गई थी कि वे इस पर पूरी तरह से नजर रखें और पुलिस का पूरी तरह से सपोर्ट करें। तो सीआईएसएफ की टीम ने भी उदयपुर पुलिस का और दूसरी जो एटीएस थी या जोधपुर की जो पुलिस वहां पर मौजूद थी उनका पूरा सपोर्ट किया। और जैसे ही भूपेंद्र सारण बेंगलोर पर एयरपोर्ट पर उतरा, वहां पर जो सभी जांच एजेंसियां पुलिस की टीम मौजूद थी उन्होंने उसे तुरंत दबोच लिया। उसके बाद में जो दूसरी जो पुलिस की टीम थी, एटीएस थी, भूपेंद्र सारण को डिटेन करने के बाद उदयपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया और फिर उदयपुर पुलिस बेंगलोर से अहमदाबाद तक भूपेंद्र सारण को हवाई मार्ग से लेके आई और अहमदाबाद से उदयपुर आज सुबह सड़क मार्ग से लेकर पहुंची है, जिसे हाथीपोल थाने में रखा गया है। और अब कोर्ट में पेश करने के बाद में जब रिमांड अवधि मिल जाएगी उस दौरान इंट्रोगेशन शुरू होगा और जिन सवालों के जवाब सभी जानना चाहते हैं पुलिस भी कोशिश करेगी कि अपने इंट्रोगेशन के माध्यम से उन सवालों के जवाब ढूंढ पाए। बिल्कुल कपिल, क्योंकि जब से ये आरपीएससी पेपर लीक प्रकरण हुआ है कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि दो मुख्य सरगना के नाम सामने आए, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि जहां से पेपर लीक हुआ डायरेक्ट ही वहां पर पहुंचे हुए हैं, कई बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं और पूछताछ में ये बेहद अहम हो जाता है कि उन नामों का भी खुलासा हो सके कपिल। और ये कहा भी जा सकता है कि और भी बड़े खुलासे होंगे इस पर। देखिए, बिल्कुल इस बात से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है कि जब उदयपुर पुलिस भूपेंद्र सारण से पूछताछ करेगी तो कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, कई सफेदपोश बड़ी मछलियां जो है उनके नाम उजागर हो सकते हैं। आप देखिए कि जब उदयपुर पुलिस ने उस परीक्षा से ठीक एक दिन पहले सड़क पर हाईवे पर पेपर सॉल्व कराते हुए पकड़ा तो सुरेश विश्नोई नाम का एक जो युवक था उसे गिरफ्तार किया गया था और उसके साथ में कई सारे अभ्यर्थी और उसके गिरोह के सदस्य थे। जब सुरेश विश्नोई से पूछताछ की गई तो कड़ियां भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका तक पहुंची थी। अब भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की गिरफ्तारी का इंतजार किया जा रहा था। अब जब भूपेंद्र सारण पुलिस की गिरफ्त में है तो सुरेश ढाका के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी और इसके साथ ही ये लोग किनके संपर्क में थे, कैसे इनके पास में पेपर पहुंचा, कौन सी गोपनीय जगह से किन जिम्मेदार लोगों द्वारा इन्हें पेपर दिया गया, ये सारे सवालों के जवाब पुलिस अपने इंट्रोगेशन में ढूंढने का प्रयास करेगी। बिल्कुल कपिल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर पेपर इन लोगों तक कहां से पहुंचा, और क्योंकि ये लोग और भी पेपर जो लीक हुए उनमें भी इन्वॉल्व हैं, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कपिल कि और भी पेपर लीक के खुलासे हो सकते हैं इंटरोगेशन के बाद।
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीएनएम पेपर लीक की बात करें, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक की बात करें, ऐसे कई सारी भर्ती परीक्षाओं के जिनके पेपर पिछले कुछ समय में लीक हुए हैं, उन सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक करने में भूपेंद्र सारण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस तरह की हमेशा से आरोप लगते आए। तो ऐसे में अब जब भूपेंद्र सारण पुलिस की गिरफ्त में है तो निश्चित तौर पर उन कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले पुलिस उदयपुर पुलिस की गिरफ्त में है, तो ऐसे में उदयपुर पुलिस जो है वो उदयपुर में जो पेपर लीक प्रकरण जो उदयपुर पुलिस ने खुलासा किया था उसके बारे में जानकारियां जुटाएगी और जानकारी जुटाने के साथ में पुराने जो पेपर लीक के प्रकरण रहे उनके बारे में भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके बाद में जयपुर पुलिस जो है वो प्रोडक्शन वारंट के तहत उदयपुर पुलिस से जो है भूपेंद्र सारण को फिर से गिरफ्तार करेगी और जयपुर पुलिस भी आने वाले समय में भूपेंद्र सारण से पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल, और पूछताछ होगी, खुलासे भी होंगे और ऐसे में सुरेश ढाका की गिरफ्तारी भी अहम हो जाती है क्योंकि उसे भी मुख्य पेपर लीक के किरदार के तौर पर देखा जा रहा है। उसकी भी भागीदारी इसमें रही है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जब इसके मोबाइल जब्त किए जाएंगे, जब मोबाइल से डिटेल्स खंगाले जाएंगे तो हो सकता है कि जल्द से जल्द सुरेश ढाका की भी गिरफ्तारी हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए कई सारे कनेक्शंस अब निकलकर सामने आने वाले हैं क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है पेपर लीक प्रकरण की सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में से एक गिरफ्तारी। और ऐसे में अब जब इंट्रोगेशन आगे बढ़ेगा, पूछताछ आगे बढ़ेगी, हर तरह से जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो है सारी कड़ियां खुलती जाएगी। ये भी संभावना है कि सुरेश ढाका के बारे में भी भूपेंद्र सारण से कोई जानकारी मिल जाए और वो भी जल्दी से जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाए। हालांकि अभी इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि इस तरह की चर्चाएं भी चली कि जो सुरेश ढाका है वो भारत छोड़कर नेपाल चला गया है, लेकिन इस तरह की अफवाहें भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से भूपेंद्र सारण पुलिस को गच्चा देते हुए लगातार राजस्थान, अहमदाबाद के आसपास में लगातार फरारी काट रहा था, हो सकता है कि सुरेश ढाका भी इसी तरह से आसपास के इलाके में मूवमेंट कर रहा हो लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। तो ऐसे में अब जब भूपेंद्र सारण से पूछताछ होगी तो इसके मार्फत यदि कोई ऑथेंटिक सूचना सुरेश ढाका के खिलाफ मिलेगी तो जल्दी से जल्दी एक्शन करते हुए उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जाएंगे। जल्द से जल्द सुरेश ढाका की भी गिरफ्तारी हो सकती है, कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं और इसके साथ ही कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं क्योंकि आज कोर्ट में पेशी होने वाली, उसके बाद रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद ये पूछताछ शुरू होगी। आप नजर बनाए रखिएगा कपिल, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त आरपीएससी पेपर लीक से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी कर ली गई है। बेंगलुरु से पुलिस ने भूपेंद्र सारण को धर दबोचा और इस वक्त पुलिस की टीम उसे लेकर उदयपुर पहुंची हुई है। अब से कुछ ही समय में भूपेंद्र सारण की कोर्ट में पेशी होगी, वहां से रिमांड की मांग की जाएगी और उसके बाद कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले पर हो सकते हैं। कई बड़े नाम भी इस पेपर लीक प्रकरण से जोड़कर देखे जा रहे हैं जो सामने आ सकते हैं। अब इंतजार है कि कब कोर्ट में पेशी होगी और वो बड़े नाम सामने आ सकेंगे। तफ्तीश होगी, रिमांड पे लेके उससे बातचीत की जाएगी और पता किया जाएगा। सर कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। किस तरह के महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं वो पुलिस के सामने? अभी एक वीसी में हम उससे तफ्तीश होगी, रिमांड पे लेके उससे बातचीत की जाएगी और पता किया जाएगा। सर कोर्ट में कब पेश किया जाएगा? आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। किस तरह के महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं वो पुलिस के सामने? अभी एक वीसी में हम और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है। कोचिंग नगरी में फायरिंग से सनसनी फैल गई। गुमानपुरा इलाके में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। बदमाशों ने गोली मारकर युवक को घायल कर दिया। घायल युवक का एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि रंजिश को लेकर ये गोली चलाई गई है। अस्पताल के बाहर पुलिस बल भी तैनात है। बदमाशों की तलाश लगातार जारी है। गुमानपुरा थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। तो एक और फायरिंग का मामला सामने आया है कोटा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोचिंग नगरी में फायरिंग से दहशत फैला हुआ है। आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला सामने आ रहा है। घटना को अंजाम आपसी रंजिश को लेकर दिया गया है। शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कुछ बदमाशों ने एक युवक को गोली मारी है और इसमें युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया है। फिलहाल घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। 7 दिन से वकीलों का धरना प्रदर्शन जारी है। वकील जुगराज चौहान की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। वकीलों की प्रशासन से विफल हुई वार्ता। बातचीत के बाद भी एक बार फिर से सहमति नहीं बन पाई है।
कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन एक बार फिर से ये वार्ता बेनतीजा रही है। पिछले 7 दिनों से जो मृतक है उसका शव मोर्चरी में पड़ा हुआ है, परिजन शव उठाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो जुगराज चौहान हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार 7 दिन हो चुके हैं, वकीलों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। कई दौर की वार्ताएं हुई प्रशासन से, लेकिन बार बार ये वार्ताएं विफल होती चली जा रही। एक बार फिर से वार्ता विफल हुई है। 7 दिनों से मृतक का शव मोर्चरी में रखा हुआ है। जो परिजन है वो शव लेने को तैयार नहीं है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो और इसके साथ ही मुआवजे की भी मांग की जा रही है। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, लगातार 7 दिन हो चुके हैं, प्रशासन से वार्ताएं तो हो रही हैं, लेकिन बार बार विफल हो रही है। क्या वजह इसके पीछे? देखिए, बात में तो जो जुगराज चौहान हत्याकांड मामला है उसमें आज 7वें दिन भी शव जो है मोर्चे में रखा हुआ है। तो बात करें तो जो गतिरोध है वो लगातार जारी है जी। लगातार प्रशासन की कई दौर की वार्ताएं हुई थी, लेकिन इस बार जो है वार्ता असफल होती नजर आ रही है। देखिए, अधिवक्ताओं की मांग है कि 1 करोड़ रुपए जो है मुआवजा राशि उसके परिवार को दी जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और उसके घर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पीड़ित के घर पर जो है सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। पुलिस की तरफ से 2 सिपाही सुबह और 2 रात को जो है वहाँ पर तैनात रहते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी को लेकर भी सरकार की ओर से आश्वासन दिया है कि संविदा पर फिलहाल उन्हें जो है नियुक्ति इस परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी। लेकिन जो 1 करोड़ रुपए मुआवजा राशि को लेकर सरकार की ओर से हमेशा ये बात की जा रही है कि इस तरह से संभव नहीं है। इसके खिलाफ अधिवक्ताओं का कहना है कि जब कोई स्टेट की हत्या होने के बाद जोधपुर में 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जा सकता है, तो एक अधिवक्ता की मौत के बाद क्यों नहीं दिया जा सकता है। इसको लेकर जो है लगातार गतिरोध बरकरार है और फिलहाल जो है आज फिर एक बार एक वार्ता होने की जो है सूचना है और आज जो वार्ता होगी। ठीक है चंद्रशेखर, तो एक बार फिर से वार्ता होने वाली है, आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट मिलते ही फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर है, वकील के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। वकीलों और परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया है। आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वकील सुरेंद्र पाल सिंह बराड़ ने गोली मारकर आत्महत्या की थी, तो एडवोकेट के शव का अब तक पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। वकीलों और परिजनों ने पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया है। सुसाइड के जिम्मेदार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। श्रीकरणपुर बार संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर दी है। ई मित्र स्टाम्प वेंडर अराय जनबी संघ ने भी इसे लेकर समर्थन दिया है और कहा है कि सभी मांगे जायज हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। बुधवार शाम अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह बराड़ ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी और इसमें कुछ लोगों के नाम भी बताए थे। सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम शामिल थे और अब इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो इन दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। सुसाइड नोट के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और अब तक शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया है। जो परिजन है वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि पहले दोनों की गिरफ्तारी हो, उसके बाद शव के पोस्टमार्टम हो पाएंगे। तो वकीलों में भी खासा गुस्सा इसे लेकर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर वकील भी इस मांग पर अड़ गए हैं कि सबसे पहले गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद शव का पोस्टमार्टम होगा। बड़ी संख्या में जो वकील हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। वकील के शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं कर ली जाती उन लोगों की जिन्होंने इस आत्महत्या के लिए उकसाया है, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात है। गुस्सा लगातार वकीलों में बढ़ता चला जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कल एक वकील ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में 2 नाम लिखे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो वकील सुरेंद्र पाल सिंह बराड़ ने गोली मारकर आत्महत्या की थी लाइसेंसी पिस्टल से। कल उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है।
गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, पूरा मामला ये श्री गंगानगर के श्री करणपुर के वरिष्ठ एडवोकेट सुरेंद्रपाल सिंह बराड़ की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज तीसरा दिन है और उनकी डेड बॉडी अभी भी श्री केसरी सिंहपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए हैं। परिजनों के अलावा जो उनके साथी वकील थे श्री करणपुर बार संघ के, उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने से इंकार कर दिया है और उन्होंने सुसाइड नोट में जिस तरह से स्थानीय तहसीलदार और सत्य नाम के एक युवक पर अपनी आत्महत्या का कारण बताया, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि इस समय भी श्री गंगानगर के वकीलों में और पुलिस के बीच में गतिरोध बना हुआ है। पोस्टमार्टम करवाने से परिजनों और वकीलों ने साफ साफ इंकार कर दिया है। जी बिल्कुल अशोक, लगातार इंकार कर रहे हैं, लेकिन वजह क्या रही इसके पीछे, आत्महत्या के पीछे किस तरीके से इन दोनों ने उकसाया, इसे लेकर जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, सुसाइड नोट में केवल एडवोकेट सुरेंद्रपाल सिंह बराड़ ने इतना ही लिखा कि 4 बाई एक्ट तहसीलदार एंड सत्ती रेस्पॉन्सिबल, लेकिन जो उनके मिलने जुलने वाले हैं, जो उनके साथी वकील हैं, उनका कहना है कि उनके किसी परिचित की वसीयत को लेकर उन्होंने श्री करणपुर के तहसीलदार से संपर्क किया था और उसी दौरान, उसी वसीयतनामे के इकरारनामे के दौरान ही उनकी तहसीलदार से हॉट टॉक हुई थी और उसी को लेकर उन्होंने ये कदम संभवतः उठाया है। पूरे मामले पर जांच भी की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इन दोनों की गिरफ्तारी हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से ये बड़ी खबर है, अपेक्षा ग्रुप महाठगी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। सेंट्रल जेल से फिर से 17 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। जमीन मामले में पूछताछ के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर इन सभी की गिरफ्तारी की गई। मामले में अब तक 24 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों पर अब तक कुल 115 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कंपनी ने 2500 लोगों के साथ तकरीबन 200 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। और अलवर से बड़ी खबर सामने आ रही है। उद्योग इकाई क्राउन रबड़ में भीषण आग लग गई है। आग से पूरा प्लांट जलकर राख हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम को बुलाया गया है और अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। लगातार कोशिश की जा रही है आग बुझाने की। आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। तो दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है। सबसे पहले कोशिश ये कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। बताया जा रहा है कि इसमें पूरा जो प्लांट है वो जलकर राख हो चुका है। अब किन वजहों से ये आग लगी, ये जांच का विषय है। जांच के बाद ये पता चल सकेगा इसमें क्या कोई जनहानि हुई। फिलहाल इसे लेकर कोई सूचना नहीं मिल रही है। कारणों का भी पता नहीं लगा है। क्राउन रबड़ के नाम से कंपनी है जो भिलवाड़ी में ही है, उस कंपनी में आग लगी है। अज्ञात कारणों से आग लगी है, जिसको अभी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ से दमकल है? इसमें अलवर, तिजारा, किशनगढ़, नीमराणा, खैरतल और भिलवाड़ी और कुशखेड़ा, चौपानी। तो अभी आग बरकरार चालू है? अभी कंटिन्यू चालू है, क्योंकि रबड़ की फैक्ट्री है तो इसमें बुझाने में काफी समय लगेगा, क्योंकि ये बार बार सुलग रही है और एक मेजर जो है जहाँ पे आग लगी है वो अभी कंट्रोल में नहीं आ पाई है। और डूंगरपुर से खबर है, जहां पर जिला अस्पताल परिसर में इंदिरा रसोई में सुबह होते ही अचानक से आग लग गई। खाना बनाते समय गैस लीक होने से ये आग भभक उठी और विकराल रूप ले लिया। अस्पताल कार्मिकों और फायर ब्रिगेड कार्मिकों ने हिम्मत दिखाकर गैस सिलेंडर को बाहर निकाला, नहीं तो यहां पर एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन आग की वजह से रसोई घर में खाने पीने का सामान और कई सामान जलकर राख हो गए। और फिलहाल यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं